नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार, जो कि जैसा कि पहली क्लास में आपको NCERT 12वीं की आपको उसमें पहला चैप्टर पढ़ाया गया था जीवों के जनन के बारे में, जिसमें बताया गया था कि जनन कैसे होता है और जनन कितने प्रकार का होता है। ये आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अलैंगिक जनन को भी कंप्लीट करा चुके हैं पहले चैप्टर में। और आप पढ़ेंगे इस वाली क्लास में लैंगिक जनन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिए। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जैसे जीव अथवा विपरीत लिंग वाले जीव, जैसे कि यहाँ लिखा है विपरीत लिंग वाले जीव, विभिन्न जीवों के द्वारा, जैसे कि नर और मादा मिलकर युग्मक, ये बात समझ लेना, युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये युग्मक आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का जन्म होता है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे कि एक जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। वो किसी दूसरे प्राणी की जरूरत उसे नहीं पड़ती है और वो अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है। जैसे कि यहाँ थ्योरी में समझना पड़ेगा कि एक जैसे जीव, एक जैसे कि उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि केचुआ को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने जैसे को स्वयं, उसमें ही दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा। अब यहाँ बात आती है दूसरी की, जैसे कि कुछ ही ऐसे जीव हैं जैसे कि नर और मादा जो युग्मक का निर्माण करते हैं। ये दोनों युग्मक का निर्माण करेंगे, जिससे युग्मक आपस में मिलकर एक जायगोट यानी एक भ्रूण जायगोट का निर्माण करेंगे, जिससे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होगा। अब आगे पढ़ेंगे, जिससे ये लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान नहीं हो सकती है। यहाँ लिखा है कि जो संतान जनन के द्वारा उत्पन्न होती है वह अपने जनक के समान नहीं होती, उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन की बात करें तो वो अपने जनक के समान होती थी, लेकिन इसमें अपने जनक के समान नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे कि आप बताइए कि लैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है। अब ये बताइए कि इसमें से किसकी संतान समान होगी और किसकी संतान समान नहीं होगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि अलैंगिक जनन में जो जीव जन्म लेगा वो अपने जनक के समान होगा, और लैंगिक जनन में जो संतान जन्म लेगी वो अपने जनक के समान नहीं होती है। अब दूसरी बात करते, ये बात हो गई, समान नहीं होती है। दूसरी बात है, अलैंगिक जनन एक अच्छी विधि है क्योंकि इसमें संतानों की जीने की संभावना अधिक होती है। इसमें क्या है कि जो संतानें जन्म लेती हैं उसकी ज्यादातर संतानों को जीने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसी जगह ये जीव जन्म देते हैं जिनकी संभावना अधिक से अधिक जीवित रहने की रहती है। जैसे अब यहाँ बात आती है कि जनन, ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक जीव जन्म लिया और वो जनन करने लगे। इसके लिए एक अवस्था होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्रावस्था की समाप्ति के बाद ही जनन कर सकते हैं। ये बात है मानवों में, किसकी है, मानव के अंतर्गत आ सकती है कि जनन तभी वो कर सकते हैं जब किशोरा प्रावस्था समाप्त हो जाती है, उसके बाद ही वो प्रारंभ कर सकते हैं। ये बात यहां तक समझिए। पहली बात इसे हम दोबारा समझाएंगे आपको। देखिए, लैंगिक जनन एक जैसे जीवों के द्वारा या विपरीत लिंग वाले नर और मादा, और वो अपने युग्मक, ये लिखा है, युग्मक से मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। और वो संतान कैसी होगी, अपने जनक के समान नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। दूसरी बात कि लैंगिक जनन ऐसा नहीं है कि जीव जन्म लिया और तुरंत का तुरंत लैंगिक जनन करने लगे। यहाँ लिखा है किशोरा प्रावस्था समाप्त होने के बाद ही वो जनन प्रारंभ कर सकता है, जैसे कि मानव। अब यहाँ एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि युग्मक क्या है।
युग्मक क्या है? देखिए, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो युग्मक कह सकते हैं कि उसके उसमें जैसे कि मादा अंडाणु, ये स्ट्रक्चर जो है वो अंडाणु का है। अब जैसे नर की बात करते हैं, ये ऐसा स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जिसे बोलते हैं, ये ऐसा, ये जब उत्पन्न ये मादा उत्पन्न करती है और ये कौन करता है? नर। इन दोनों के मिलन से ही जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता, फिर नई संतान जन्म लेती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें उन्हें दूसरे प्राणी की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें नर और मादा जन्मांग दोनों ही उपस्थिति होते हैं। वो अपने जैसे ही संतानों को जन्म देता, उसे भी लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा और ये भी लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा, जैसे कि नर और मादा। अब देखिए, लैंगिक जनन की घटनाएं को पढ़ेंगे आप, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं अलग अलग अवस्थाओं में होती हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं और इसकी अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन के पश्चात घटनाएं। यानी कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि निषेचन से जब कोई जीव निषेचन करने वाला होता है उससे पहले क्या घटनाएं होती हैं, जैसे कि निषेचन पूर्व घटनाएं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। ठीक है, अब यहां पे आते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व की घटनाएं दो भागों में बांटी गई हैं। अब यहां भी आप समझिए कि ये तो लैंगिक जनन की घटनाएं तीन भागों में बटी हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन की बाद की घटनाएं। इसी के अंतर्गत ये इसके बाद ये यहां तक पढ़ने के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कि यहाँ आप पहली पढ़ेंगे आप निषेचन से पूर्व की घटना, और ये बांटी गई है युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। अब हम ये पढ़ेंगे कि युग्मक जनन क्या है, फिर उसके बाद स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे। और युग्मक को समझे हैं आप? युग्मक को आपको समझना पड़ेगा। युग्मक क्या है कि नर और मादा के द्वारा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं और वो अगुणित होता है। जब मेल और फीमेल के दोनों के युग्मक मिलते हैं तो उसके बाद ही जाइगोट बनता है। तो आगे समझेंगे इसे। अब इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं युग्मक का। युग्मक जनन पढ़िए। नर व मादा दो प्रकार के युग्मकों का गठन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। नर और मादा युग्मकों की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन जीवों के द्वारा आकार के रूप से दो प्रकार के युग्मक पैदा होते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। नर किसको उत्पन्न करेगा? शुक्राणु को, और मादा किसको करेगा? अंडाणु को। ये बात समझ में आई? युग्मक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। जैसे कि मनुष्य की बात कर रहे हैं, नर शुक्राणु को उत्पन्न करता है, मादा अंडाणु को उत्सर्जित करती है। इसके बाद युग्मक नेक्स्ट, इसे पढ़िए। युग्मक एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है। जैसे कि हमने बताया कि नर अगर शुक्राणु को दे रहा है तो ऐसे संतान नहीं बनेगी। जब तक फीमेल का युग्मक नहीं मिलेगा तब तक वो अगुणित नहीं होगा और जाइगोट का निर्माण नहीं बनेगा। जब दोनों मिलेंगे उसके बाद ही जीव बन सकता है। लेकिन यहाँ कुछ एक अजीब बात है कि कुछ शैवालों में देखने पर ये समान होते हैं और ऐसे युग्मकों को समयुग्मकी कहते हैं। जैसे जो आकार में समान होते हैं तो वो देखने पर आप उसमें यह भी नहीं बता सकते कि ये नर है या ये मादा है। अब हम शैवाल की बात करते हैं तो आपको ये दिखाई देंगे कि दोनों की जो संरचनाएं हैं वो एक समान है। कैसी हैं? और ये स्ट्रक्चर आपको किसमें मिलेगा देखने को? शैवालों में मिलेगा देखने को। कुछ शैवालों में ऐसे देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही एक समान दिखाई देंगे। जो युग्मक समान दिखाई देते हैं उन्हें समयुग्मकी कहते हैं, और दिखाई किसमें देंगे? शैवालों में। ये तो समान दिखते हैं तो इसलिए एक बात एक वजह से हो गई। अब हम पढ़ेंगे विषम युग्मकी के बारे में, जो अपोजिट होते हैं। ये क्या करेंगे? देखिए, ये मानव के
मानव के शुक्राणु हैं, ओ सॉरी मानव के जैसे कि ये नर मादा मादा अंडाणुओं को सहित करती है, और ये नर किसको करता है, शुक्राणुओं को। तो दोनों में अलग अलग दिखाई देते हैं। जब ये जाइगोट जब दोनों बनाते हैं तो उनके मिलन से ये दोनों आपस में मिलने के बाद ही जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण। और इनका भी ये दोनों आपस में मिलने पर एक जैसे जीव बनाएंगे, ऐसे मिलने पर। अब ये बात समझ, युग्मक स्थानांतरण से पहले हम सीखेंगे जीवों में लैंगिकता के बारे में, क्योंकि उसके बाद ही आप स्थानांतरण के बारे में समझेंगे। कि देखिए कि जीवों में जनन के दौरान अलग अलग युग्मक शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। अंडाणु होते हैं, लेकिन ये सभी में अगर बात कहें तो सही नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे कि पादपों की अगर बात करें या फंजाई की बात करें तो कुछ पादपों में एक लिंगाश्रयी होते हैं और कुछ में दो लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी हम उसे कह सकते हैं जिसमें एक लिंग पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पहले ये देखिए उभयलिंगाश्रयी उसे कहते हैं जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। जिसमें क्या से पाए जाते हैं, दोनों लिंग पाए जाते हैं। एक लिंग में एक लिंग पाया जाता है, आप समझिए। लेकिन कुछ प्राणी भी हैं, जैसे कि यहाँ बात हो गई है कि जीवों में लैंगिकता के बारे में दोबारा समझें आप, कि जीवों में जनन के दौरान दो अलग अलग युग्मक बनते हैं और दोनों ही युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं। लेकिन कुछ प्राणी और पादप ऐसे हैं जिनमें दोनों ही युग्मक एक ही में होते हैं और कुछ में अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पादपों और फंजाई में उभयलिंगाश्रयी होगा, उसमें दोनों युग्मक पाए जाएंगे, नर और मादा। और कुछ में ऐसे होंगे जिसमें एक लिंग पाया जाए, जिसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं। लेकिन कुछ प्राणी भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि पादव और फंजाई ही हों जिनमें एक लिंग या दो लिंग दोनों में पाए जाए। लेकिन कुछ प्राणी भी हैं, जैसे कुछ प्राणियों में एक लिंग भी पाया जाता है और कुछ में दोनों लिंग पाए जाते हैं। यानी कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे केचुआ जो है जिसमें नर और मादा जनन तंत्र दोनों ही पाए जाते हैं, उसे किसी अन्य केचुओं की जरूरत नहीं पड़ती है अपने जैसे संतानों को जन्म देने में। तो वो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कुछ प्राणी एक लिंग, कुछ प्राणियों में भी एक लिंग पाया जाता है, कुछ में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी। क्या कहेंगे, द्विलिंगी प्राणी। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द्विलिंगी प्राणी कौन से होते हैं, क्या है, उनके नाम क्या है। अब आप कह सकते हैं कि द्विलिंगी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिसमें दोनों लक्षण नर और मादा के पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ है, स्पंज है। अब हम बात करते हैं कि एक लिंगी प्राणी की। अभी तो हमने दो लिंगी प्राणी की बात की, कि हम एक लिंगी प्राणी की बात करेंगे जिसमें नर हो सकता है या मादा हो सकता है, एक ही लिंग पाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखिए ये दो लिंगी लिखे हैं, केचुआ लिखा है, स्पंज लिखा है, जोंक लिखा है। जोंक भी दो लिंगी में आएगा। जैसे एक लिंगी में जैसे तिलचट्टा है, मार्केंसिया है। इन्हें जनन के लिए अन्य प्राणी की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हें एक लिंगी प्राणी, और इन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन्हीं में दोनों नर व
मादा लक्षण पाए जाते हैं। इनमें किसी कोई एक ही हो सकता है। एक लिंगी में क्या होगा, कोई एक ही लक्षण लक्षण होगा, या वो मादा हो सकता है या क्या हो सकता है, नर हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गई है बात जीवों में लैंगिकता के बारे में। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए हमें। और देखिए, पढ़ने में तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हर बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप राजा बनने का सपना रखते हैं तो गुलामों की तरह मेहनत करना सीखिए। क्योंकि प्रति आपकी उम्र में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर राजा बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत करनी नहीं आती है। तो किसी ने खूब कहा है कि अगर राजा बनने का सपना रखते हैं तो गुलामों की तरह मेहनत करना सीखिए, तभी राजा बन सकते हैं। चलिए आगे समझिए आप। अब युग्मक स्थानांतरण की बात है। क्या आई, युग्मक स्थानांतरण। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि युग्मक जनन पढ़ा था, उसके बाद अब युग्मक स्थानांतरण। ये इसलिए बताया गया है कि जिससे ये पता चले कि लिंगों के बारे में, कोई प्राणी एक लिंगी है, कोई दो लिंगी है और कोई अलग अलग है। ठीक है, तो युग्मक स्थानांतरण से समझ में ये आता है कि युग्मक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। जैसे युग्मक निर्माण के बाद नर व मादा एक दूसरे के निकट आते हैं। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि आपने, जैसे मान लो आपने कोई, ये है मादा, हम मानव सेल की बात, मानव की बात कर रहे हैं, और ये है शुक्राणु। ये दोनों जब आपस में मिलने के बाद ही कोई नया जीव बन सकता है। जायगोट का निर्माण तभी हो सकता है जब नर और मादा आपस में किनको, युग्मकों को मिलाएंगे, मिलने के बाद ही ये फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। तो यहाँ समझिए आप कि युग्मक निर्माण के बाद नर व मादा एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया सरलता से हो सके। और अधिकतर जीवों में नर चलनशील होता है और मादा एक ही स्थान पर रहता है। क्या बताया गया है कि युग्मक निर्माण के बाद एक दूसरे के निकट आते हैं, निकट आने के बाद, और इसलिए निकट आते हैं कि उनके निषेचन की जो क्रिया है वो सरलता से घटित हो सके। और नर शुक्राणु कह सकते हैं या युग्मक कह सकते हैं, वो चलनशील होता है, और मादा का जो युग्मक है वो चलनशील नहीं होता, वो स्थानबद्ध होता है। जैसे कि लिखा है स्थानबद्ध होता है। अब जैसे इसमें शैवालों में उल्टी बात है कि शैवालों में क्या है कि शैवालों में नर और मादा दोनों ही चलनशील होते हैं। अगर यहाँ आप जैसे कोई ये कहे आपसे कि आप ये बताइए कि ऐसे कौन से युग्मक हैं जो दोनों ही चलनशील होते हैं, नर और मादा, तो आपका नाम होना चाहिए शैवालों में। शैवालों में दोनों ही युग्मक चलनशील होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि युग्मक ये दोनों ही गति करने के बाद जुड़ेंगे। युग्मकों का युग्मनज, यहाँ पे युग्मनज होगा कि ये देखिए दोनों अभी सेल कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग है। अब ये आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन के बाद ये सेल जो है ये आपस में मिलेगा, मिलने के बाद एक नया जीव का निर्माण। यहाँ युग्मनज होता है और यहाँ युग्मनज ये अभी अलग अलग हैं। यहाँ पे गुणन की क्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ पे और प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होने के बाद अंत में एक नया जीव जन्म लेगा। यहाँ पे बात आई। अब बात आती है कि स्थानांतरण में नुकसान और फायदे की बात भी समझें आप।
कि नर जो है मादा की अपेक्षा कई हजार ज्यादा, ये क्या लिखा है, नर जो है मादा की अपेक्षा कई हजार युग्मक अधिक उत्पन्न करता है, क्योंकि नर जो है वो चलनशील होता है। कैसा होता है, नर जो है वो चलनशील होता है। जब तक मादा युग्मक के पास पहुंचता है तब तक वो कई हजार युग्मक नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो कई हजार युग्मक नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से एक बात समझिए आप, कि आपसे अगर कोई कहे कि दो प्राणी हैं नर और मादा, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा युग्मक इसमें से कौन उत्सर्जित करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए नर जो है वो मादा की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक युग्मक उत्सर्जित करता है, क्योंकि नर जो है उसके जो शुक्राणु वो कह सकते हैं युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं, और मादा के जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। अब यहाँ तक स्थानांतरण की बात आई, इसकी ये बात खत्म हो गई। और ये भी समझ लिया आप, ये बात इंपॉर्टेंट है कि नर ज्यादा किसकी अपेक्षा, मादा की अपेक्षा अधिक युग्मक को उत्सर्जित करता है। अब हम बात पढ़ेंगे निषेचन की। निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी आप सीधी भाषा में कह सकते हैं नर और मादा के मिलने से फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो जीव बनता है उसे ही निषेचन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो होता है द्विगुणित होता है। देखिए पहले जो है नर जो युग्मक नर युग्मक जो होता है वो अगुणित होता है, और मादा जो है युग्मक अगुणित होता है। जब ये दोनों मिलने के बाद द्विगुणित होता है। किसके बाद, जब ये आप जैसे कि नर ने उत्सर्जित किया युग्मक, मादा ने किया, ये अभी अगुणित है। इन दोनों के मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ही द्विगुणित होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित, यानी उसके रिजल्ट के बाद द्विगुणित युग्मनज बनता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। अब निषेचन दो टाइप्स का होगा, जो आप प्रकार पढ़ेंगे, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन कितने टाइप का है, दो प्रकार का, बाहरी निषेचन और निषेचन दो भागों में होता है। जैसे कि लिखा है कि बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन को पढ़ेंगे आप। बाहरी निषेचन प्राणियों के शरीर के बाहर होता है और उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम जल होता है। जैसे कि कुछ प्राणी जो हैं जल में रहते हैं और अपने युग्मकों को जल में ही छोड़ देते हैं, और अन्य जीव आता वो भी उसमें युग्मकों को छोड़ देता है, तो वो मात्रा युग्मकों की अधिक हो जाती है, और अधिक युग्मकों के होने से वो अधिक जीवों को भी जन्म देते हैं। लेकिन ये बड़े होने पर उनके लिए खतरा अधिक होता है। जैसे कि अन्य प्राणी जो है उन्हें खा लेते हैं, लेकिन संघर्ष भी करते हैं, लेकिन वो अधिक प्राणी भी उत्पन्न होते हैं। कहाँ, बाहरी निषेचन में। अब जैसे कोई कहे अगर कि ये बताइए कि बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन में सबसे अधिक अगर जीव उत्पन्न होंगे तो वो किस में होंगे, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बाहरी निषेचन। ठीक है, और ये किस में होगा, मछलियों में, उभयचरों आदि में। अब हम बात करेंगे आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक से ही मतलब आता है कि वो अंदर, यानी आंतरिक निषेचन शरीर के, ये लिखा है कि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। इस क्रिया को मादा के अंडाणु मादा के अंदर पाया जाता है। यानी यहाँ कह रहा है कि मादा के जो अंडाणु होते हैं वो मादा के अंदर पाए जाते हैं, और नर शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर पहुंचकर उसे निषेचित कर देते हैं। यानी जो मादा है
उसकी जो अंडाणु है वो उसके शरीर में पाए जाते हैं, और जो शुक्राणु है वो वहां पहुंचकर उसे निषेचित कर देते हैं, यानी फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नया भ्रूण बनता, और ये बनता है, ये भ्रूण विकसित होकर नया जीव बनता है। जैसे कि यहाँ लिखा है सरीसृपों में, ब्रायोफाइट में, और जैसे स्तनधारियों में भी ये बात लागू होती है कि स्तनधारियों में भी ये लागू होगी। अब यहाँ आपको ये समझ में आ गया, बाहरी निषेचन शरीर के बाहर होता है, आंतरिक निषेचन वो शरीर के अंदर होता है। अब उदाहरण एक, जैसे कि हमने उदाहरण बताया सरीसृपों, ब्रायोफाइटों और स्तनधारियों। अब एक नोट बात आती है कि भाई कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें मादा बिना नर युग्मक के संतानों को जन्म देगी। आपने कभी पहले पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना नर के अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करती है। जैसे देखिए लिखा है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना नोट को, कि कुछ छिपकलियां, कुछ पक्षी आदि बिना नर युग्मक के, ये लिखा है बिना नर युग्मक के मादा युग्मक नए जीव को जन्म देती है। क्या देती है? बिना नर युग्मक के मादा युग्मक नए जीव को जन्म देती है। यह क्रिया जो अनिषेक जनन कहलाती है। ये बात याद रखनी है कि अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन दोबारा समझिए आप, अनिषेक जनन वह क्रिया है जिसमें मादा बिना नर के अपने जैसी संतान को जन्म देती है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाए अनिषेक जनन क्या है, अब बताइए, तो आपको कहना पड़ेगा कि अनिषेक जनन वह क्रिया है जिसमें मादा बिना नर युग्मक के अपने जैसी संतानों को स्वतः ही जन्म देती, जिसे कहते हैं अनिषेक जनन। ये समझ लेना। अब आती है बात निषेचन की लास्ट घटना, निषेचन पश्च घटना है। इसे आप पढ़ेंगे, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद ही युग्मनज बनता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। घटनाएं पश्च घटनाएं कहलाती। अब यहाँ देखिए ऐसा है कि निषेचन के बाद ही जायगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, कह सकते हैं भ्रूण बनेगा, निर्माण होता है। यह घटनाएं पश्च घटनाएं कहलाती हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद जो युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, यह घटनाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो पश्च घटना यानी बाद की घटना है। और बाद की घटनाओं में हम पढ़ेंगे युग्मनज और आप पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव। ये हमने दो में बांट दी है कि पश्च घटनाओं को आप दो में एक्सप्लेन करेंगे, युग्मनज पढ़ेंगे और भ्रूणोद्भव। और भ्रूणोद्भव आप जंतुओं में भी हम पढ़ाएंगे आपको और पादपों में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पादपों में फल का निर्माण कैसे होता है और जंतुओं में कि जंतु कैसे अंड जनन और आपको सजीव जनन के बारे में, जीव के बारे में हम बताएंगे। जैसे युग्मनज को पढ़ेंगे आप। युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले सर्वव्यापी हैं, यानी युग्मनज का निर्माण जो है, जितने भी प्राणी लैंगिक जनन करते हैं उनमें युग्मनज तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नर और मादा के मिलन से युग्मनज का निर्माण होता है। और ये सर्वव्यापी सत्य बात है। प्राणी बाहरी, चाहे वो प्राणी बाहरी निषेचन करता हो या वो प्राणी आंतरिक निषेचन करता हो, युग्मनज तो
दोनों में ही बनेगा, चाहे प्राणी वो निषेचन बाहरी करता हो या आंतरिक करता हो। यहाँ लिखा है कि प्राणी बाहरी निषेचन करता हो या आंतरिक करता हो, आंतरिक निषेचन, निषेचन करता हो, ठीक है। एगोमनज और फिर क्या करता है, एगोमनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे प्राणियों में निरंतरता बनी रहती है। मानव की शुरुआत एक कोशिका एगोमनज के रूप में होती है। अब ये बात समझिए आप, एगोमनज को अच्छे से समझिए। एगोमनज जितने भी लैंगिक जो क्रियाएं करते हैं जीव, उनमें ये सभी में होगा, चाहे वो जीव आंतरिक निषेचन करते हो या वो बाहरी निषेचन करते हो, ये दोनों में ही सर्वव्यापी ये बात है। और ये क्या करता है एगोमनज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जो निरंतरता है, यानी वो एक जन्म दिया तो वो बड़ा होगा, वो विकसित होगा, वो दूसरे जीवों को जन्म देगा, तो वो पीढ़ी से निरंतरता बनी रहती है। और इसकी शुरुआत, मानव की भी शुरुआत एक सेल से हुई। जैसे कि मानव को आप समझेंगे, जैसे कि सेल सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका ये किसको बनाएगी, ऊतक को। ऊतक किसको बनाएगा, अंग को। अंग किसको बनाएगा, अंग तंत्र को, अंग तंत्र को। और अंग तंत्र किसको बनाएगा, शरीर को, मानव शरीर को। तो ये भी कोशिका, यानी कहा नहीं गया है कि एक कोशिका के द्वारा ही एगोमनज बनता है। जैसे ही कोशिका बनेगी फिर ऊतक बनेंगे, उसके बाद अंग बनेंगे, अंग तंत्र बनेगा और मानव का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूणोद भाव। भूणोद भाव पढ़ेंगे, ये आपको अगले क्लास में मिलेगा। ये होने के बाद इसके तुरंत ही बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये खत्म होने के बाद फिर आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी छात्रों से, सभी बच्चों से, कि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करिए और लगे रहिए। धन्यवाद।